वेलकम टू द क्लास। और देखो हमारा पुलिस एक्ट हो चुका है, बिजनेस से बचा हुआ है। एग्जाम से पहले हम लोग कर लेंगे। पुलिस एक्ट में तुम लोग के सेमेस्टर एग्जाम में जहाँ तक सिर्फ सेक्शन आएगा, बट हम लोग रेगुलेशन कर लेते हैं। और पता है क्या, मुझे एक बहुत अच्छा ये पीडीएफ मिला है गूगल पे, है ना, तो मुझे नोट्स नहीं बताना पड़ेगा, सीधे हम लोग चैप्टर से कर लेते हैं। ठीक है, तो रेगुलेशन एक्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग सिर्फ सेक्शन वाइज करेंगे। और क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 554 पैरा हैं जो हम लोग आगे देखेंगे, तो हमें इतना पैरा भी नहीं करना और अंदर हम उसको पढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है, बस हम बताते चलेंगे कि इस पैरा में क्या रखा है। अगर तुमको ये बुक रेगुलेशन तुम लेने गए हो, ठीक है, तो वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं और 37 चैप्टर हैं, ये याद रखना है। ठीक है, अगर संविधान की 7वीं अनुसूची हम देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पुलिस एक्ट है, जो पुलिस होती है वो राज्य सूची का विषय होती है। ठीक है, ओके, ठीक है, बस इतने जानना था। और पुलिस एक्ट तुम लोग अपने, तुम्हारे सीआरपीसी अभी भी चल रहा है ना सेमेस्टर में, बट बीएनएसएस हम एक्ट करेंगे तो उसके साथ करेंगे। ठीक है, ओके, तो हमें कुछ चैप्टर पढ़ने हैं और उतना डीपली नहीं जाना है, इसलिए हम बताते हुए चलते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले चैप्टर 1 शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है वरिष्ठ अधिकारीगण। ओके, देखो महानिदेशक, जो पैरा इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। पैरा 1 है ये, और ये लिखा हुआ है महानिदेशक। तो जो महानिदेशक होता है वो पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी है और पुलिस प्रशासन के सभी प्रश्नों पर शाह परिषद गवर्नर के सलाहकार हैं। सपरिषद, ठीक है, सपरिषद गवर्नर की ओर से जारी किए जाने वाले सभी आदेश पुलिस बल के सभी सदस्यों को उसके मार्फत जारी किए जाते हैं। अति आवश्यक दशाओं के सिवाय, जिसमें अधीनस्थ अधिकारियों को सीधे जारी किए गए आदेशों की प्रतियां उसे भेज दी जाती हैं। कोई पुलिस अधिकारी सपरिषद गवर्नर से उसके मार्फत के सिवाय पत्र व्यवहार नहीं करेगा जब तक नियम के द्वारा विशेषतः प्राधिकृत न कर दिया गया हो। तो देखो, इसमें पहला लाइन याद रखना है कि महानिदेशक जो है पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हमने देखा कि कोई पुलिस अधिकारी जो है, कोई पुलिस अधिकारी अगर सरकार से, गवर्नर, गवर्नर लिखा हुआ है तो गवर्नर मतलब यहाँ से स्टेट राज्यपाल की ही बात हो रही है, बट राज्य सरकार की से भी अगर कोई पत्राचार करना चाहता है तो किसके थ्रू करेगा? वो महानिदेशक के थ्रू करेगा, जब तक कि किसी अलग नियम के द्वारा उसे विशेषतः कोई छूट न दी गई हो। ठीक है, ये याद रखना है। ओके, अब देखो, प्रशासनिक चर्चा संबंधी मामले के रूप में उसका संबंध राजपत्रित अधिकारी कर्मचारी मंडल के समान आवंटन और निधियों के समान वितरण से ही रहता है। कुछ नगरों और थानों में निरीक्षकों को पदस्थ करने, स्थानांतरित करने और अवकाश अनुरोध करने और लिपिकीय कर्मचारियों मंडल को पदस्थ करने, स्थानांतरित करने और पदोन्नत करने बाबत जो उसके द्वारा पूरी सुविधा पूर्वक किए जाते हैं के सिवाय अराजपत्रित कर्मचारी मंडल के मामले में पूर्ण उत्तरदायित्व जिम्मेदारी उप महानिरीक्षक को प्रत्योजित कर सौंप दिया गया है। इसका मतलब होगा कि जो सामान्य प्रशासन को देखता है वो होता है महानिदेशक। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है कि ये राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को देखे। ठीक है, राजपत्रित कौन से अधिकारी होते हैं, अराजपत्रित कौन से अधिकारी होते हैं, ये हम लोग लास्ट में एकदम देखेंगे, अलग से थोड़ा सा टॉपिक हट के। ठीक है, जब रेगुलेशन पढ़ लेंगे तब। ठीक है, और जो अराजपत्रित पुलिस अधिकारी के प्रशासन होते हैं, इनका जो कार्यभार है वो डीजीपी, उसको डीआईजी को सौंपा गया है। थोड़ा सा हम तुम लोग को दिखा देते हैं, नहीं तो तुम लोग फिर कंफ्यूज रहोगे, है ना। ओके, जब हम पैरा पढ़ेंगे नीचे, पैरा नंबर
397 एंड 398 वहाँ हमको राजपत्रित अधिकारी और अराजपत्रित अधिकारी मिलेंगे, ठीक है। सो पैरा 397 में राजपत्रित पुलिस अधिकारी मिलेंगे और इसकी चर्चा हमने पुलिस एक्ट में भी की थी, ठीक है। और 398 में हमें अराजपत्रित पुलिस अधिकारी मिलेंगे, तो हम इसकी सूची बता देते हैं अभी से, ठीक है। तो इसमें सबसे ऊपर होता है महानिदेशक, क्योंकि ये सबसे ऊपर है तो सबसे ऊपर होगा, ठीक है, ओके। इसके नीचे होगा अतिरिक्त महानिदेशक, इसके नीचे होगा उप महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, इसके नीचे होगा अधीक्षक और इसके नीचे होगा सहायक अधीक्षक या अधीक्षक। तो देखो मेरा यहाँ मतलब तुम लोग को नीचे नहीं दिखाना है, मेरा मतलब ये बताना है कि कौन किसके नीचे है, प्लस नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब ये दिखाना था कि कौन अधिकारी राजपत्रित ऑफिसर है, ठीक है, ओके। प्लस साथ में ये भी पता हो कि किसके नीचे कौन आता है, तो अच्छा है ना। इसके बाद जो अराजपत्रित ऑफिसर है वो होंगे, सबसे ऊपर पंक्ति का होगा निरीक्षक, ठीक है। उससे नीचे की पंक्ति का होगा उप निरीक्षक, उससे नीचे पंक्ति का होगा प्रधान कांस्टेबल और उससे नीचे का होगा कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से जब नीचे आते हैं। तो जो तुमको नॉर्मली छोटे थाने में जितने दिखते हैं वो अराजपत्रित ही होते हैं, देखो पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक। और इधर देख रहे हैं सहायक अधीक्षक, उप अधीक्षक, महानिदेशक, ये सब किस में जाते हैं, राजपत्रित अधिकारियों के अंतर्गत जाते हैं, ओके। तो सबसे पहला पैरा जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि जो पुलिस का हेड होगा वो कौन होगा, पुलिस महानिदेशक होगा, ठीक है, ओके। और उसके बाद बोल रहा है कि जो भी कार्रवाइयाँ होंगी, किसी भी अधिकारी को सरकार से कोई काम करना है, कोई पत्राचार करना है, तो महानिर्देशक जो है महानिदेशक उसके थ्रू ही होगा, जब तक आपको अलग से कोई छूट नहीं दे दी गई है। और जितने भी अराजपत्रित कर्मचारी मंडल के मामले में जो पूर्ण उत्तरदायित्व होगा वो उप महानिरीक्षक को सौंपा जाएगा, ठीक है, डीआईजी जी को सौंपा गया है, ठीक है, ओके। इसके बाद आया है सेक्शन पैरा, देखते हैं इस पैरा में सिर्फ इतने पढ़ना था, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पैरा, ओके ओके। फिर आप जब इस जाओगे पेज नंबर 6 पर, इस नोट्स के जब A8 पर जाओगे, गूगल पे फाइल मिल जाएगी, 1A दिया हुआ है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आया है। ये अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक की बात करता है, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक अपने अधीनस्थ क्षेत्रों के प्रभारी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी होंगे, अपने क्षेत्रों के उप महानिरीक्षकों को यथोचित मार्गदर्शन करेंगे। जो पुलिस महानिरीक्षक होगा वो अपने जोन का प्रभारी होगा और उसके नीचे जो उप महानिरीक्षक होते हैं उनको आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है, कुछ ऑर्डर वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। क्या मुख्य कार्य हैं इसके, चलो देखते हैं, ठीक है। अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक के, क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक के क्या कार्य होते हैं देखते हैं। तो सबसे पहला है अपने अधीनस्थ परिक्षेत्रों के अराजपत्रित अधिकारियों का ट्रांसफर करना। परिक्षेत्रीय स्थानांतरण पुलिस मुख्यालय के स्तर से ही पूर्ववत किए जाते रहेंगे, परंतु उनके संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि यह आदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा अब संबंधित अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक को संस्तुतियों के अनुसार किए जाएंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो अराजपत्रित ऑफिसर हैं उनका जो ट्रांसफर होगा उनकी संस्तुति कौन करेगा, पुलिस महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, ठीक है, ये रहा। दूसरा क्या कार्य है अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक का, अपने अधीनस्थ परिक्षेत्रों में नियुक्त कर्मचारियों के प्रतिवेदन, अपीलों, रिवीजन, याचिकाओं आदि का निस्तारण करना। तीसरा, अपने अधीनस्थ क्षेत्रों के राजपत्रित अधिकारियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना, और जब तक पुलिस महानिरीक्षक स्वीकृत करते थे।
इसका क्या मतलब होगा? जो राजपत्रित अधिकारी हैं, देखो अभी तक जो हमने ये वाला देखा था ये अराजपत्रित का था, ठीक है। कांस्टेबल, इंस्पेक्टर के स्थानांतरण के बारे में संस्तुति देना, ठीक है। उसके अंतर्गत उसके क्षेत्र के अंतर्गत जो नियुक्तियां हो रही हैं और उसके अंतर्गत जो नियुक्त कर्मचारी हैं उनका जो प्रतिवेदन, अपील, रिवीजन, याचिका है आदि का निस्तारण हो रहा है। अब जो राजपत्रित अधिकारी हैं, अगर उनको अचानक छुट्टी चाहिए तो उनको कौन स्वीकार कर सकता है? अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक। अपने क्षेत्र के राजपत्रित अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि हेतु उनके कार्य के संबंध में अपना मंतव्य पुलिस महानिरीक्षक को उपलब्ध करना। तो जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनका जो वार्षिक प्रविष्टि होती है, ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट तुम समझ लो, उसको पुलिस महानिरीक्षक के सामने प्रस्तुत करेगा, उपलब्ध कराएगा। और अगला कार्य है ऐसे अन्य कार्य जो शासन या पुलिस महानिरीक्षक द्वारा समय समय पर ऐसे अतिरिक्त महानिरीक्षक को दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आया पैरा 2 और 3, पैरा 2 और 3। तो इसमें सिर्फ इतने पढ़ना है कि जो कुछ उप महानिरीक्षक होता है ना, कुछ उप महानिरीक्षक जो होंगे वो अपने जिले के रेंज के प्रभारी होंगे। इसमें बस इतने पढ़ना है, ओके। अंदर बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ सकते हो, ला पढ़ देते हैं तुम लोगों के लिए। जो अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक है वो क्या क्या करेगा, देखो। उनमें से प्रत्येक अपने रेंज की पुलिस की दक्षता के लिए उत्तरदायी है और उसे देखना चाहिए कि प्रशासन का उचित स्तर बनाए रखा जाता है। उसे अपने अधीक्षकों से सदैव निकट संपर्क में रहना चाहिए और उन्हें सहायता पहुंचाना, परामर्श देना, उन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उसे वर्ष में कम से कम एक बार हर एक जिले के अधीक्षक के कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए और विहित प्रारूप में निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, ओके। उसे प्रारूप के छपे हुए शीर्षों में अपने संप्रेषण अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं है। 8वें अपराध के कार्यकरण और 9वें सामान्य के सिवाय यदि प्रत्येक वाद व्यवस्थित हो और किसी कार्रवाई के किए जाने की अपेक्षा न हो तो उसे चाहिए कि वह अपनी रिपोर्ट में ऐसे विषयों को वर्णित करे जो अधिकतम यथोचित रूप से जिले के कर्मचारी मंडल का मार्गदर्शन कर सके, ठीक है, या अपने उत्तराधिकारी को सूचना दे सके। तो इस वाले पैरा में तुमको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। या इतना याद रखना है कि जो अपने जिले के प्रभारी होते हैं और प्रभारी जो हेड हो, एज ए हेड जो काम होता है वो सारे काम वो करेंगे, ठीक है। और पैरा 3 भी छोड़ देंगे, ठीक है। पैरा 3 के बाद हम सीधे चलेंगे पैरा 6 में। सहकारी रेलवे पुलिस की बात पैरा 4 में है। आयुक्त या कमिश्नर की बात हो रही है पैरा 5 में, ठीक है। पैरा 6 में चलेंगे जिला मजिस्ट्रेट पर। चलो, जिला मजिस्ट्रेट जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान होता है, ओके, और उस सामर्थ्य में पुलिस के कार्यों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इतना, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है। वह ग्राम चौकीदारों को दंडित करने के संबंध में विभागीय शक्ति रखता है। निरीक्षकों और थाने के भाषाधक अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए उसका अनुमोदन आवश्यक होता है। पैरा 524 में हम देखेंगे, ठीक है। तो इस वाले पैरा में इतना याद रखना है कि जो जिले का आपराधिक प्रशासन होता है वो किसके अंतर्गत होता है। यार कुछ ना कुछ गड़बड़ होते रहता है, ठीक है। जिले में आपराधिक प्रशासन जो होता है उसका प्रधान जो होगा जिला मजिस्ट्रेट होगा। तो अगर जो चौकीदार होते हैं, ग्राम चौकीदार, उनको दंडित करना होगा तो उसके संबंध में भी विभागीय शक्तियां किसको दी जाएंगी? फिर जिला मजिस्ट्रेट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, ओके। और प्लस जो ट्रांसफर होता है भाषाधक अधिकारी या निरीक्षक का, उसके लिए भी जिला मजिस्ट्रेट का अनुमोदन आवश्यक होता है, ठीक है, ओके। इस पैरा में, पैरा 6 में इतना ही पढ़ना था, ठीक है।
तुम चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो, कोई रोक नहीं है। तुम लोग को बिल्कुल कभी नहीं रोके हैं पढ़ने से, जितना मन के उतना पढ़ो, ठीक है। पैरा 7 देखते हैं। जिला मजिस्ट्रेट को अधीक्षक द्वारा, ये याद रखना, ये पहली लाइन ही याद रखनी है बस, ठीक है। इसकी जो पूछा गया है तुम लोग के किसी एग्जाम में पूछा गया वो सब हमने हाईलाइट करके जमा पर किया हुआ है। अरे यार, जिला मजिस्ट्रेट को अधीक्षक द्वारा घटित होने वाले सभी गंभीर अपराधों और सामान्य रूप से अपराधों के परिणाम वृद्धि की तत्परता की सूचना दी जानी चाहिए। तो इतना याद रखना है कि अधीक्षक जो होगा, जो भी अपराध घट रहे हैं उससे संबंधित जो भी कार्यवाहियां हो रही हैं उसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा। तो ये भी पूछ सकता है कि जिला मजिस्ट्रेट को सूचना कौन देता है? अधीक्षक देगा, ठीक है। पैरा 7A, जब कभी पुलिस द्वारा किसी अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, संताप देने, अधिकारों का दुरुपयोग करने और अवैध हिरासत में रखने का मिसाल, ठीक है। 7A बोल रहा है कि जब पुलिस जो है अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, भ्रष्टाचार, संताप या अधिकार का दुरुपयोग कर रही है, किसी को अवैध हिरासत में रखी है और इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को मिलती है। कौन दे रहा है? अधीक्षक पहुंचा रहा है, ठीक है। या किसी भी तरीके से मिलती है। कभी कभी क्या करते हैं, पीड़ित जिला मजिस्ट्रेट के सामने अपना पत्र लेकर जाते हैं, शिकायत, है ना, तो उसे यह अधिकार होगा कि वे पुलिस अधीक्षक से इसमें तत्काल जांच करने व आवश्यक अभिलेखों के साथ उसका परिणाम बताने को कहें। अर्थात अगर पुलिस अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है तो उसका निवारण करने की शक्ति भी जिला मजिस्ट्रेट को दी गई है, ठीक है। ओके, उसके बाद चलेंगे हम अगले पैरा पे। सेवन बी कहता है कि अगर जिले में विधि व्यवस्था बिगड़ रही है तो इसकी जल्द से जल्द सूचना जिला मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। कौन देगा? तो जाहिर सी बात है पुलिस अधीक्षक देगा। सेम बात दोबारा है तो नहीं याद करना है, ठीक है। नियंत्रण करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे काम करने से बचना चाहिए जो अधीक्षक के प्राधिकार को निर्बल करे। मतभेदों का निजी रूप से समायोजन कर लेना चाहिए और दोनों अधिकारियों के बीच कोई संघर्ष प्रकट ना होना चाहिए। तो ये है कि अगर जो जिला मजिस्ट्रेट हैं और जो अधीक्षक हैं, ठीक है, अगर इनके बीच कोई आपसी मतभेद वगैरह हैं तो उसको स्वयं से निपटा लो बातचीत करके। प्लस जिला मजिस्ट्रेट जो है उसको भी थोड़ा सा क्या करना चाहिए, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए ताकि जो अधीक्षक है उसकी शक्तियों को कम न दर्शाया जाए या उसको थोड़ा सा पावरलेस न फील कराया जाए, ठीक है। ओके, ये वाला इंपॉर्टेंट है पैरा 9। इसमें तुमको क्या पढ़ना है बता रहे हैं। पहला लाइन, जिला मजिस्ट्रेट को साधारण तौर पर प्रत्येक थाने का अर्धवर्ष में एक बार निरीक्षण करना चाहिए। बस इतना याद रखना है कि हर 6 महीने में एक बार जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्येक थाने का निरीक्षण करना चाहिए। पैरा 9 में दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद आया अपराध रजिस्टर जो पैरा 10 में है। अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकाल देने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को मंजूरी आवश्यक होती है। जब अपराध रजिस्टर में अगर कोई अपराध किसी के खिलाफ वर्णित है तो जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना उस अपराध को रजिस्टर से बाहर नहीं निकाला जाएगा, सिवाय रेलवे पुलिस। तो रेलवे पुलिस का अपवाद पढ़ लेंगे, रेलवे पुलिस नहीं पढ़ना यहाँ, ठीक। ओके, पैरा 11 हो गया, 10 हो गया, पैरा 11 पढ़ते हैं। ओके, हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 30 पढ़ा था ना, 1861 के अधिनियम क्रमांक 5 की धारा 30 के अनुसार। तो क्या था इसमें, जो जुलूस वगैरह निकलता है ना, उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है, लेनी पड़ती थी ना, उसी की बात कर रहा है।
1861 के अधिनियम क्रमांक 5 की धारा 30 के अधीन जुलूसों को अनुज्ञा लाइसेंस देने और उन्हें विनियमित करने की अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रखते हुए किया जाएगा। ये याद रखना, हमने सेक्शन 30 में पढ़ा था, उसी के बगल लिख लेना, ठीक है। पैरा 30 पैरा 11 और क्या था कि जो यहाँ पर जुलूस निकालना है, दुर्गा पूजा करनी है, तो हमें अनुमति लेनी पड़ती है किससे? अधीक्षक से। पैरा 11 कह रहा है ये जो अधीक्षक होगा और जो ये अनुमति देगी, ये सब कुछ किसके अंतर्गत होगा? जिला मजिस्ट्रेट के अंतर्गत, ठीक है। अगला आ गया पुलिस अधीक्षक। ना पुलिस अधीक्षक हम पढ़ेंगे आज ही पढ़ लेते हैं क्योंकि कल हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, ठीक है। 18 सेक्शन 18 टू पैरा 18 टू 24, ठीक है। क्या है पैरा 12 में? तो पैरा 12 एक बार पढ़ते हैं फिर देखते हैं। अधीक्षक जिले के पुलिस बल का प्रधान होता है। वह उसकी दक्षता, अनुशासन और कर्तव्यों के समुचित पालन के लिए उत्तरदायी है। हमने जिला मजिस्ट्रेट पढ़ा, जिला मजिस्ट्रेट के बाद अधीक्षक आया। अधीक्षक कहाँ का प्रधान होता है? जिले के पुलिस बल का प्रधान होता है, जबकि पूरे पुलिस बल का प्रधान महानिदेशक होता है, ठीक है। वह उसकी दक्षता, अनुशासन और समुचित पालन के लिए उत्तरदायी होगा। अब देखो जो जो हमने महानिदेशक के लिए पढ़ा था, क्या क्या उसको करना चाहिए वगैरह, वो सब हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और फिर आएगा पैरा 13। जब अधीक्षक मुख्यालय पर हो तो सभी कामकाज के दिनों में उन्हें कार्यालय में हाजिर रहना चाहिए। साधारणतः उन्हें सभी कार्य, ठीक है। अगर अधीक्षक मुख्यालय पर हो तो उसे क्या करना चाहिए? कामकाज के दिनों में, मतलब छुट्टी पे नहीं है तो उसे कार्यालय में हाजिर रहना चाहिए, मतलब उसे अपना काम करते रहना चाहिए, काम रोकना नहीं चाहिए। इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, जाहिर सी बात है, हर इंसान अपनी ड्यूटी करता है ना। पैरा 16 अपराध रजिस्टर की बात करता है। उन सभी संज्ञेय अपराधों की जिनकी रिपोर्ट थाने पर हो, अंग्रेजी के अपराध रजिस्टर में स्थान दिया जाएगा। इतना याद रखना है, ठीक है, कि जितना भी अपराध हो रहा है, जितना भी अपराध हो रहा है, संज्ञेय, स्पेशली संज्ञेय अपराध हो रहा है, ठीक है, याद रखना संज्ञेय अपराध की बात हो रही है, उनको जो रजिस्टर होगा, अपराध का रजिस्टर, जिसको एक स्पेशल नाम दिया गया है अंग्रेजी के अपराध रजिस्टर, ठीक है, उसमें उनका नाम दर्ज होना चाहिए। ओके, पुलिस के सहायक तथा उप अधीक्षक, इसको नहीं पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। चलो चैप्टर सेकंड आ गया, चैप्टर सेकंड हम लोग कल करते हैं।